वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे इस केमिस्ट्री क्लास में फॉस्फोरस के बारे में। तो नाइट्रोजन इसके पहले देखा जा चुका है, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, उस सब के बारे में देख चुके हैं। अब बात करेंगे फॉस्फोरस के बारे में। तो फॉस्फोरस नेचर में कई एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाया जाता है। आप जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट के मोर देन वन फॉर्म में नेचुरली पाए जाने की घटना को हम लोग कहते हैं एलोट्रॉपी, और उस जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एलोट्रॉप्स। तो फॉस्फोरस भी एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाया जाता है। तो सबसे पहले उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए। फॉस्फोरस एलोट्रॉपिक फॉर्म। एलोट्रॉपिक फॉर्म का मतलब हुआ कि एक से ज़्यादा फॉर्म में नेचर में पाया जाता है, एलिमेंट फॉर्म में। तो द मेन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस आर वाइट और येलो फॉस्फोरस भी कभी कभी कहते हैं, क्योंकि वाइट फॉस्फोरस को छोड़ दिया जाता है तो धीरे धीरे वो येलो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कुछ रिएक्शन करके। तो इसलिए उनको वाइट फॉस्फोरस और येलो फॉस्फोरस भी बोल सकते हैं, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। ये तीन सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका वाइट फॉस्फोरस होता है, सबसे सिंपलर स्ट्रक्चर वाला और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वाइट फॉस्फोरस होता है। तो वाइट फॉस्फोरस में बेसिकली 4 फॉस्फोरस के एटम्स आपस में टेट्राहेड्रॉन फॉर्म में जुड़े होते हैं। तो इट इज ट्रांसलूसेंट वाइट वैक्सी सॉलिड। ये देखने में वाइट होता है, चिपचिपा टाइप का वैक्सी सॉलिड होता है, हाथ टच करने पर चिपचिपाहट कुछ मालूम पड़ता है। और ये ट्रांसलूसेंट होता है, यानी थोड़ा थोड़ा लाइट आसपास आर पार आ जा सकता है, क्रॉस कर सकता है, कम्प्लीटली नहीं, ओपेक भी नहीं हुआ और ट्रांसपेरेंट भी नहीं हुआ, दोनों के बीच में है। फिर इट इज पॉइजनस। ये सबसे मेन बात है कि ये अपने वाइट फॉस्फोरस फॉर्म में पॉइजनस होता है, जबकि इसका रेड और ब्लैक जो होता है वो नॉन पॉइजनस हो जाता है। फिर इनसोलेबल इन वाटर। ये वाटर में सोलेबल नहीं होता, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में CH2 उसको बोलते हैं, तो उसमें डिजॉल्व हो जाता है। एंड ग्लोज इन डार्क। ये अंधेरे में शाइनिंग करता है, तो इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं केमिलुमिनेसेंस। केमिलुमिनेसेंस ही रहेगा यहाँ, केमिलुमिनेसेंस। फिर ये NaOH अगर बॉयल करके उसमें डाला जाता है, बॉयलिंग NaOH लिया जाए तो उसमें भी डिजॉल्व हो जाता है, और डिजॉल्व हो करके आपको फॉस्फीन गैस देता है। जैसे अमोनिया गैस है उसी टाइप पे N के जगह पर P लगाते हैं तो फॉस्फीन गैस बनती है। और आपको याद होगा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पहले पूछा जाता था कि ये जब श्मशान घाट में, जहाँ पर हम लोग 100 को डेड बॉडी को अंडरग्राउंड बरी करते हैं, तो वहाँ पर कभी कभी बरसात के दिनों में ऐसा देखने को मिलता है कि वहाँ पर रात में कुछ फ्लेम निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो फ्लेम निकालने का कारण क्या था? तो उसका कारण यही है कि वहाँ पर नेचुरली डेड बॉडी के डिकम्पोजिशन से और वाटर के रिएक्शन से, डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन से वहाँ पर फॉस्फीन गैस बनती थी, और धीरे धीरे अंदर से डेड बॉडी से फॉस्फीन गैस वायर से ऊपर निकलती थी, और वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके तो जलने लगती थी। तो जलने के कारण धीरे धीरे जलती थी, तो कम मात्रा में निकलती थी, धीरे धीरे जलती थी, तो लगता था कि श्मशान घाट में लोग ये कोई फायर जल रहा है, तो उसको लोग भूत प्रेत का भी मानते थे कि ये भूत चलता है श्मशान घाट में। लेकिन बेसिकली उसका केमिकल कारण यही है कि फॉस्फीन गैस वहाँ पर निकल करके इग्निट होती थी। तो उसका रिएक्शन हम दे सकते हैं कि P4। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वाइट फॉस्फोरस को मोलिक्यूलर फॉर्म में P4 लिखते हैं। तो P4 + 3 NaOH और H2O मिल करके PH3 फॉस्फीन गैस बनाती है, और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड NaH2PO2 बनता है। अब इसका वाइट फॉस्फोरस का जो मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसको मोलिक्यूल फॉर्म में P4 लिखते हैं। तो इसको हम दिखाते हैं कि P यहाँ है, और दोनों के बीच में 2 बॉन्ड जो हैं, दोनों बॉन्ड के बीच में 60 डिग्री का एंगल होता है, और
इसलिए ये सबसे सिंपलर फॉर्म में, अगर इनका एंगुलर स्ट्रेंथ कम होने के कारण ये अदर फेजेज की अपेक्षा अधिक रिएक्टिव होता है। बाकी फॉस्फोरस के जो फॉर्म हैं वो चेन फॉर्म में होते हैं और ये आपका इंडिपेंडेंट क्रिस्टल फॉर्म में होता है और इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल कम होता है, शार्प पॉइंट बनते हैं। ये 60 डिग्री पर बनाया जाएगा तो पॉइंटेड शार्प टाइप का इसका क्रिस्टल होगा, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इट इज़ मोर रिएक्टिव ड्यू टू लेस एंगुलर स्ट्रेन, अबाउट 60 डिग्री होता है इन मोलिक्यूलर फॉर्म P4 दैन अदर सॉलिड फेजेज इन नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस में अदर सॉलिड फेज के अगर पूछा जाए कि फॉस्फोरस का कौन सा फॉर्म सबसे रिएक्टिव है तो वाइट फॉस्फोरस। इट रीडली कैचेज फायर इन एयर टू गिव डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ P2O5। अगर इसको एयर में किया जाए थोड़े से टेम्परेचर पर तुरंत ही जल जाता है और जल करके एयर से रिएक्ट करके और P2O5 बनाता है। P2O5 बोले तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो P4 + 5O2 मिल करके 2P2O5 बना लेता है। तो ये नॉन मेटल में काफ़ी रिएक्टिव होता है। फिर रेड फॉस्फोरस जो इसका सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म बेसिकली जो ये P4 के मोलिक्यूल्स हैं, तो देखिए इसमें ये और ये साइड वाले बॉन्ड से बंधे हुए हैं, ये P और P भी डायरेक्ट बंधा हुआ है, ये P भी बंधा हुआ है। तो इसमें होता है कि ये बॉन्ड जो है इस P और लेटरल P का जो बॉन्ड है ये टूट करके अपना चेन बना लेता है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर, बीच वाला ये बॉन्ड जो है ये तो रहेगा, ऐसे हाई बॉन्ड रहेगा, ये बॉन्ड आपका रहेगा और ये जो दोनों के बीच का बॉन्ड है ये बॉन्ड टूट करके लेटरल साइड में, अब ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पर एक दूसरे पीस से जुड़ जाएगा, इसका भी इधर से जुड़ जाएगा, तो इस तरह का चेन वाला स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है हमारा रेड फॉस्फोरस का। तो ये इसकी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं कैसे प्रिपेयर होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग वाइट फॉस्फोरस at 573 Kelvin in an inert atmosphere for several days। कुछ दिनों तक इसको इनर्ट एटमॉस्फेयर में गर्म किया जाता है इसी टेम्परेचर पर, तब जा कर के ये चेन बनता है और ये तैयार होता है। एक चीज़ जनरली याद कीजिए कि जब भी फॉस्फोरस का हीटिंग करते हैं तो प्राय वहाँ पर इनर्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन लगाते हैं ताकि ऑक्सीजन से उसका कॉम्बिनेशन नहीं हो, तो नहीं तो ऑक्सीजन से कंबाइन करके और ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो फॉस्फोरस डायरेक्ट नहीं मिल पाएगा। फिर इट इज़ ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं होता है, नॉन पॉइजनस। हमने पहले भी बताया कि P4 आपका पॉइजनस फॉर्म है, वाइट फॉस्फोरस पॉइजनस फॉर्म है, बाकी नहीं है, तो नॉन पॉइजनस होता है। और एक और बात है कि जैसे P4 था तो वाटर में इनसोलेबल था लेकिन CH2 में सोलेबल था, और ये फॉस्फोरस जो होता है या इसके बाद जो ब्लैक आता है तो वो दोनों के दोनों वाटर में और CH2 में कार्बन डाइसल्फाइड में इनसोलेबल होता है। इट हैज़ आयरन ग्रे, देखने में ये आयरन की तरह लगता है। आप दियासलाई देखते हैं माचिस, तो माचिस में जो उसके साइड में या उसके तिल्ली के ऊपर जो लगा रहता है या साइड में भी लगा रहता है जहाँ से रब करने से आपको फायर जनरेट होता है, तो बेसिकली वो रेड फॉस्फोरस ही होता है, तो वही कलर होता है उसका। सर इट इज़ मच लेस रिएक्टिव दैन वाइट फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस से कम रिएक्टिव होता है। एंड डज नॉट शो केमिलुमिनेसेंस, ये जो केमिलुमिनेसेंस था कि वाइट फॉस्फोरस डार्कनेस में भी चमकता था, ग्लो करता था, वो प्रॉपर्टी ये नहीं दिखाता है। इट इज इन, ये पोलीमेरिक हो गया क्योंकि पोलीमराइजेशन से बना हुआ। पोलीमराइजेशन के बारे में आप 10th में भी पढ़े हुए हैं, पहले से भी जानते हैं 11th में, कि जब एक ही टाइप के स्मॉलर मोलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके अधिक संख्या में लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस प्रोसेस को पोलीमराइजेशन बोलते हैं, और इस टाइप के जो बनते हैं कंपाउंड उनको पॉलीमर्स बोलते हैं। तो ये बेसिकली नेचर में पोलीमेरिक होता है, यानी चेन बनाता है। कंसिस्टिंग ऑफ चेन, कैसा चेन होता है तो P4 का चेन होता है। P4 बोले तो वाइट फॉस्फोरस, उसका ही चेन होता है एज शोन इन द फिगर।
तो ये आपकी फिगर में दिखाया गया है, इसके स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। अब इसको कुछ विशेष कंडीशन में हीट किया जाता है, फिर वही इनर्ट फेज में, इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर में अगर उसको हम हीट करते हैं फर्दर, तो उससे फिर लॉन्ग चेन बनता है, वो आपका होता है ब्लैक फास्फोरस। तो ब्लैक फास्फोरस के भी प्रॉपर्टी को थोड़े से में देख लेते हैं। इसके बाद इस वीडियो में वाइट फास्फोरस को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराने पर PCl5 बनता है, Cl की अधिकता में कम रहने पर आपका PCl3 होता है। तो PCl5 की प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो उसको हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फॉस्फीन को और फास्फोरिक एसिड की बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में होगा। इसमें ब्लैक फास्फोरस को देख लेते हैं और ब्लैक फास्फोरस के बाद हम लोग ये PCl5 के प्रिपरेशन और कुछ प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे। ब्लैक फास्फोरस जो होता है ये दो टाइप का होता है। एक तो जनरली जो हम लोग वाइट फास्फोरस को हीट करके 573 डिग्री पर इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट करके उसको प्राप्त किए तो रेड फास्फोरस मिला था। तो एक होता है कि उसी रेड फास्फोरस को अगर सील्ड ट्यूब में हीट किया जाए 803 केल्विन तक, तो उस कंडीशन में हमको मिलता है अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस। तो ये फास्फोरस हमारा दो टाइप का हो गया, एक हो गया अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस और दूसरा हो गया बीटा फास्फोरस, बीटा ब्लैक फास्फोरस। तो अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस जो है वो रेड फास्फोरस को सील्ड ट्यूब में इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट करने पर मिलता है। आप 573 केल्विन तक हीट किए थे वाइट को, तो रेड में मिला, और फिर उसको हीट करते जाएंगे तो रेड वाले को लेकर के हीट करेंगे 803 केल्विन तक सील्ड ट्यूब में, तब वहाँ पर वो जाकर के ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, अल्फ़ा ब्लैक होता है वो। दूसरा होता है बीटा ब्लैक फास्फोरस। तो बीटा ब्लैक फास्फोरस में है कि वाइट फास्फोरस को ही हम लोग हीट करते हैं तो वो मिल जाता है वाइट फास्फोरस को 473 केल्विन पर हाई प्रेशर पर हीट करना, प्रेशर इसमें बढ़ाना पड़ता है। तो ज़्यादा प्रेशर देकर के 473 तक गर्म करेंगे तो ही आपका मिल जाएगा। उसमें ज़्यादा गर्म करना पड़ता था, लेकिन उसमें प्रेशर का कंडीशन नहीं था, वो सील्ड ट्यूब था, हीट करने पर तो बढ़ेगा, हो जाएगा। इसमें ज़्यादा प्रेशर देकर के तब हीट करना है। तो इट इज अल्फ़ा ब्लैक फास्फोरस, इट इज फॉर्म्ड बाई हीटिंग रेड फास्फोरस इन सील्ड ट्यूब एट 803 केल्विन। इट हैज़ मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स। जैसे उसमें है टेट्राहेड्रल क्रिस्टल बन रहे थे पीपरो, तो ये रोम्बोहेड्रल हो जाते हैं, मतलब रोम्बस की तरह बेस होते हुए चारों साइड से बनाते हैं, तो रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल कहते हैं। ये ऑक्सीडाइज नहीं करता है एयर में और सब्लाइम्ड हो सकता है, यानी सब्लिमेशन इसका किया जा सकता है। सब्लिमेशन में क्या है कि जब आप हीट करते हैं तो हीट करने से आपको वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड से, या फिर उसको कूल करेंगे तो वेपर से डायरेक्ट सॉलिड बन जाएगा, लिक्विड स्टेज में नहीं आता है। तो हम लोग उसको सब्लाइम कर सकते हैं और एयर में ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है। अब ब्लैक फास्फोरस, बीटा ब्लैक फास्फोरस जो होता है, तो वो वाइट फास्फोरस को 473 केल्विन पर हाई प्रेशर के अंडर में अपना हीट करके बना सकते हैं, और ये एयर में नहीं जलता 673 केल्विन तक। एक चीज़ जानिए कि जैसे ये ब्लैक फास्फोरस ये भी है, ये भी है, अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा हीटिंग करेंगे तो करेगा, बर्न करेगा, लेकिन ये 673 केल्विन तक के टेम्परेचर पर ब्लैक फास्फोरस, बीटा ब्लैक फास्फोरस नहीं जलता है। और इसके बाद हम लोग आते हैं ब्लैक फास्फोरस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेने के बाद, चूँकि रेड वाइट इसका जनरल टाइप, जनरल प्रॉपर्टी ही आपको जानना है, तो उसके बाद हम लोग इसके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड के लिए बात करते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो देखिए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी होता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी होता है। अगर फास्फोरस को, वाइट फास्फोरस को हम ड्राई क्लोरीन के साथ, एक्सिस ड्राई क्लोरीन के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है, और अगर क्लोरीन की मात्रा कम रहती है तो वहाँ पर फास्फोरस ट्राईऑक्साइड बनता है। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाई द रिएक्शन ऑफ वाइट फास्फोरस, उसका मोलिकुलर फार्मूला P4 विथ एक्सेस ऑफ ड्राई क्लोरीन। जैसे P4 है और 10Cl2 लिए ड्राई है, रिएक्शन कराए तो 4PCl5 बना,
अगर कम रहेगा यहाँ पर 6 क्लोरीन रहेगा तो ये आपका 4PCl3 बन जाएगा। इट कैन ऑल्सो, इसका एक सेकेंड मेथड भी है प्राप्त करने का, जिसमें SO2Cl2 के द्वारा फॉस्फोरस पर रिएक्शन करा करके भी हम प्राप्त कर सकते हैं। रिएक्शन है P4 + 10 SO2Cl2, तो 4PCl5 + 10 SO2 SO सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। अब इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करना है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी इसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे ये PCl5 है तो इसमें फॉस्फोरस के 5 बॉन्ड एक्टिव होते हैं। तो 5 बॉन्ड में क्या होता है कि ये 3 बॉन्ड जो हैं, ये बीच में फॉस्फोरस, 3 साइड में 3 बॉन्ड आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेंगे, तो 120 का एंगल बनेगा तीनों के बीच में। और इसके बाद 2 क्लोरीन जो बचते हैं एटम, वो एक वर्टिकली ऊपर और एक वर्टिकली नीचे की ओर बनाता है। जैसे बीच में यहाँ हो गया फॉस्फोरस, एक इधर हो गया क्लोरीन, एक इधर हो गया क्लोरीन, एक इधर हो गया क्लोरीन, ये तीनों क्लोरीन प्लेनर रहेंगे, तो 120 का एंगल बनेगा तीनों के बीच में आपस में, दो के साथ। और एक होता है सीधे ऊपर की ओर और एक होता है क्लोरीन नीचे की ओर, तो वो बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाता है, एक ऊपर की ओर पिरामिड और एक नीचे की ओर पिरामिड। तो ये Cl हो गया ऊपर और एक नीचे, या ये 3 साइड में हो गए, ये तीनों इनके बीच में 180 का एंगल होता है, 90 का होता है ऊपर नीचे। तो इसमें विशेषता होती है कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्लोरीन होते हैं उनका बॉन्ड लेंथ कम होता है, 202 पिकोमीटर तीनों का होता है, और जो ऊपर और नीचे हैं इसमें रिपल्सन का इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, एक क्लोरीन ऊपर है, एक जस्ट नीचे है, और इनका बॉन्ड लेंथ जो होता है, कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ, वो आपका 240 पिकोमीटर होता है। तो ये सब टेक्निकल चीज़ है, याद रखना है, जो मेंस वगैरह के एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं। तो ये 240 पिकोमीटर और ये 240 मीटर ऊपर और नीचे वाला हो गया, 202, 202 और 202 ये लेटरल वाले हो गए। तो ये बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर में होता है। इसके बाद इट इज येलोइश वाइट पाउडर, हल्का येलो कलर का वाइट पाउडर होता है। एंड इन मॉइस्ट एयर इट हाइड्रोलाइजेज टू POCl3। अगर वाटर के साथ मिलता है, मोस्ट एटमॉस्फेयर में ही मिलता है, तो उसमें से ऑक्सीजन को लेकर के POCl3 यानी फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड के फॉर्म में आ जाता है। एंड फाइनली गेट्स कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोरिक एसिड, और अंत में ये फिर फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो रिएक्शन देखिए, PCl5 वाटर लिया, तब पहले POCl3 हुआ और HCl निकल गया। इसके बाद ये POCl3 फिर वाटर से रिएक्ट करता है और ये फॉस्फोरिक एसिड बन जाता है और फिर HCl निकल जाता है। तो यहाँ बाई प्रोडक्ट के रूप में HCl निकल रहा है और अल्टीमेटली आपका फॉस्फोरिक एसिड बन रहा है H3PO4। इसको हीट करने पर ये, अगर जैसे इस टाइप के जितने भी कंपाउंड है ज़्यादातर में सब्लिमेशन का नेचर पाया जाता है, और ये भी आपका PCl5 भी जब हीट करते हैं तो नॉर्मल माने मीडियम टेम्परेचर तक हीट करते हैं, तो ये सब्लिमेशन का प्रोसेस करता है, सब्लाइम हो जाता है या सब्लिमेशन दिखाता है। फिर अगर इसको ज़्यादा हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो उस कंडीशन में डिकम्पोज करता है, और डिकम्पोज करने पर क्या होगा, ये जो क्रिस्टल है इसको अगर ज़्यादा हीट दिया जाए तो हीट देने पर आप जानते हैं कि बॉन्ड टूटते हैं। तो बॉन्ड टूटने पर इसमें सबसे, चूँकि है सब बॉन्ड में अलग लेंथ है, इसका अलग लेंथ है, तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड कमज़ोर हैं या ये तीनों स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हैं। तो जब इनको हीट करेंगे तो उस कंडीशन में ये और ये दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं, यानी Cl2 अलग हो जाता है, और बाकी ये हॉरिजॉन्टल बॉन्ड जो है वो आपके बच जाते हैं, तो PCl आपका बच जाता है। तो हीटिंग में यही होता है कि स्ट्रॉन्गर जब हीट करेंगे तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो Cl अलग हो जाएगा, और बच गया क्या, PCl3, 3 क्लोरीन बच जाते हैं। तो PCl5 को स्ट्रॉन्गर हीटिंग करते हैं तो PCl3 बच जाता है और Cl2 आपका अलग हो जाता है। इट रिएक्ट्स विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सब इसका यूजेज में भी देख सकते हैं, या ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कैसे रिएक्शन करता है, तो जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो OH ग्रुप जैसे एल्कोहल में प्रेजेंट होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में भी डबल बॉन्ड से एक जगह O होता है या एक सिंगल बॉन्ड से OH है, तो उसमें भी COH में भी अल्टीमेटली OH ग्रुप प्रेजेंट है ही।
COOH वाले में, मैंने एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और एल्कोहल में है ही। तो ये PCl5 से रिएक्शन कराने पर क्या करता है कि सबसे पहले ये क्लोरीन आकर के OH ग्रुप को हटा देता है। तो OH ग्रुप को हटा दे, जैसे C2H5OH हुआ, PCl5 है तो इसमें C2H5 रह गया, OH ग्रुप डिस्प्लेस हो जाता है Cl के द्वारा, तो यहाँ पर Cl बन गया, यानी क्लोरो इथेन बन गया। तो क्लोरो आप एल्केन कह सकते हैं कि जो भी ग्रुप होगा उसके अनुसार क्लोरो एल्केन बन जाएगा, मोनोक्लोरो एल्केन, और ये POCl3 बन जाएगा और इसके साथ H2O बन जाएगा। तो एक कॉमन बात याद रखिएगा इसके फॉस्फोरस के रिएक्शन में कि फॉस्फोरस का PCl5 है, तो PCl5 कहीं भी अगर H2O के साथ मिल रहा है, H2O के कंपोनेंट्स मिल जा रहे हैं, तो उस केस में POCl3 जरूर बनाएगा प्राइमरी कंपाउंड के रूप में। बाद में उसका जो, जैसे यहाँ भी देखिए कि पहले वाटर मिला इसको, तो पहले POCl3 ही बनाया और उसके बाद ही फर्दर रिएक्शन के द्वारा आपको फॉस्फोरिक एसिड दिया। यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है कि PCl5 है, OH ग्रुप के साथ है, OH को हटा दिया, हाइड्रोजन का कंपोनेंट मैंने वाटर का कंपोनेंट है OH ग्रुप, तो यहाँ बना लिया, इसमें से OH निकला, तो OH में से H निकल करके चला गया Cl के साथ, तो आपका बन गया HCl, और PCl3 था तो उसमें इसका OH का O आ गया और आपका POCl3 बनता है। तो याद रखिएगा कि PCl5 कहीं भी OH ग्रुप या H2O से रिएक्शन करेगा तो उसमें POCl3 जरूर बनेगा और H के साथ HCl बनेगा। ये एक कॉमन टाइप हो गया रिएक्शन रखने का। एक रिएक्शन हम लोग इसके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से भी देख लेते हैं, उसके बाद एक दो और प्रॉपर्टी है रिएक्शन में। जैसे CH3COOH है, PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसमें भी ये OH ग्रुप हट जाता है, और OH ग्रुप हटेगा तो CH3COCl बन गया, और OH है PCl5 है तो एकदम याद है कि POCl3 बनेगा ही, तब POCl3 बन गया, और H मिलकर के OH में का जो OH हटता है वो मिलकर के POCl3 बनाता है, एक H हट करके HCl बना देता है। तो इस तरीके से सेम टाइप का रिएक्शन था एल्कोहल के भी साथ और एसिड के साथ भी। तो अब ये PCl5 जो है मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है, मेटल के बहुत छोटे छोटे बारीक पार्टिकल्स कर दें, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स हैं। फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स के साथ रिएक्शन करके ये हीट करने पर, यानी मेटल के टुकड़ों को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, तब उनको मिला करके PCl5 के साथ हीट किया जाए, तो उस कंडीशन में जो मेटल होगा उसका कोलाइड बनेगा, करेस्पॉन्डिंग कोलाइड बनेगा, और PCl3 निकलेगा। चूँकि आप जानते हैं कि जब भी हीट करते हैं तो जनरली PCl5 है वो PCl3 में कन्वर्ट होता है, Cl2 आपका अलग हो जाता है। तो जो Cl अलग होगा वो मेटल से कंबाइन करके मेटल का कोलाइड बना लेगा और PCl3 आपका बच जाता है। तो जनरली यही रिएक्शन होता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है और PCl5 को हम हीट कर रहे हैं किसी चीज़ के साथ, अगर रिएक्शन हो रहा है तो हमेशा याद रखिएगा कि उस रिएक्शन में PCl3 बनेगा और Cl2 जो है वो बाकी पार्ट के साथ आकर के कंबाइन करेगा। एक बात। दूसरी बात है कि अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है उस रिएक्शन में, तो OH ग्रुप के प्रेजेंट होने पर जब PCl5 को हीट करेंगे वो डिकम्पोज करेगा तो POCl3 बनाता है, PCl3 नहीं बना करके POCl3 बनाता है, जिससे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड हुआ और फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बनाता है और उसके साथ HCl बनता है। वहाँ पर जो क्लोरीन होगा वो OH में का वो यहाँ मिल गया तो POCl3 में वो मिल गया, PCl3 में वो मिल गया है तो POCl हो गया है, और H जो निकला तो Cl के साथ कंबाइन करके HCl बनेगा। ये कॉमन बात याद रखिएगा तो रिएक्शन लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2Ag प्लस PCl5 तो 2AgCl प्लस PCl3, SN प्लस 2PCl5 तो SnCl4 प्लस 2PCl3, दोनों एक पैटर्न का है। इसका यूज हम लोग करते हैं डिफरेंट टाइप के और क्लोरीन वाले कंपाउंड बनाने के लिए, जैसे इट इज़ यूज इन द सिंथेसिस ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक C2H5Cl और CH3COOL, इस टाइप का अदर कंपाउंड। जैसे यहाँ इसके प्रिपरेशन देख चुके, इसके जस्ट पहले जो C2H5OH वाले से PCl का कराए थे तो वहाँ भी इसी टाइप का रिएक्शन बना हुआ था कि C2H5
वो जैसे यहाँ पर था वो रिएक्शन ना कि C2H5OH और प्लस PCl5 से आप कराए थे रिएक्शन, तो OH रिप्लेस हुआ तो क्या बना C2CH5Cl और प्लस में बन गया POCl3 और इसके बाद POCl3 बन गया और इसके बाद बन गया फिर HCl। तो ये रिएक्शन हुआ था इसके जस्ट पहले, तो इसमें ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बन गया, यहाँ भी ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बन गया। तो इस टाइप के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के सिंथेसिस में इसका यूज हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से PCl5 के प्रॉपर्टी को हम लोग देखें। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तो वहाँ पर हम लोग फॉस्फीन गैस की प्रॉपर्टी को देखेंगे, फॉस्फीन के प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज और यूजेज की बात करेंगे, और उसके बाद तब फॉस्फोरिक एसिड की बात करेंगे। और इसी तरीके से हमारा रोज़ एक एक टॉपिक पी ब्लॉक में चलता रहेगा। आसानी से थोड़ा थोड़ा कंटेंट लेकर अच्छे से समझते जाएंगे तो पूरा टॉपिक हमारा याद हो जाएगा, आराम से समझ सकते हैं। और इसके बाद फिर अगले चैप्टर की शुरुआत होगी। आप वीडियो से बने रहिए, वीडियो को देखिए रेगुलरली, उसका पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको फ़ायदा मिले। अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जो आप लेना चाहते हैं। तो इसलिए मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा अगर स्टडी से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा ज़रूर टाइम दे करके वीडियो को देखिए। आपको हार्म नहीं करने जा रहा है वीडियो एनी साइड, आपको फ़ायदा ही देगा। हो सकता है कि किसी को एक बार में फ़ायदा दे दे, किसी को 2 बार 3 बार रिवाइज करना पड़े। आप एक बार समझ लीजिए कम इसको, और इसके बाद ज़रूरत पड़े तो आप उसको सेव करके फर्दर देखिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए ताकि आपको बेहतर फ़ायदा मिल सके। अभी तक चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चैनल अगर अच्छा लगा, आपको ये स्टडी मटेरियल हेल्प कर रहा है, आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।